छात्रों, क्या आप लोगों को थ्योरम समझने में परेशानी होती है? क्या आपको ज्यामिति के थ्योरम्स आपको परेशान करते हैं? अगर हाँ तो देखिए इस वीडियो को, आपके जो 10th क्लास में जो थ्योरम्स हैं वो आपको आसान लगेंगे। ठीक है, आप अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको ये जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रमेय संख्या 6.1, प्रमेय संख्या 6.1 ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जिसमें उसका नाम क्या दिया गया है? थेल्स प्रमेय। क्या नाम दिया गया है? थेल्स प्रमेय। और इसे आधारभूत समानुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। अगर आप देखो तो इस थेल्स थ्योरम कहता क्या है? थेल्स थ्योरम आखिर के कहता क्या है? थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को भी एक ही अनुपात में बांटती है। ऐसा यह थेल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले एक पिक्चर बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास क्या है? यदि एक त्रिभुज है, चलिए भाई एक त्रिभुज पहले मान लेते हैं। चलिए ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। क्या हो गए? ए बी सी। क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करना, फिर उसे वेरीफाई करना। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों साथ साथ सीखेंगे। क्या है? कह रहे हैं एक त्रिभुज, तो पहले एक त्रिभुज बना लिए हम। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि त्रिभुज किसी टाइप का हो सकता है, हम कोई भी एक त्रिभुज बना लिए। तो एक त्रिभुज बना, कर एक भुजा के समानांतर, तो पहले भाई समांतर रेखा खींचा गया। क्या खींचा गया? समांतर रेखा। तो चलिए एक समानांतर रेखा खींच लेते हैं, जो क्या कहता है कि विभिन्न बिंदुओं पर दो भुजाओं को काटती है। तो ये बिंदु डी और ये बिंदु ई काट दी। तो अब क्या कह रहा है कि एक ही अनुपात में बांटेगी, मतलब ए डी बट्टा डी बी इज इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा लिख लेते हैं और उसके बाद उसे समझते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा, या कोई इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करना एग्जाम में भी अगर आया तो। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा क्या है? अभी भी हमने क्या माना? माना कि एक त्रिभुज, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या करा है कि डी ई जो है रेखा जो है क्या है? बीसी के समानांतर है। ठीक है, जिसमें डी ई पैरेलल बीसी है, जो क्रमशः ए बी तथा एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या देखा कि एक त्रिभुज था ए बी सी। ठीक है, जिसमें एक पैरेलल रेखा खींचा गया। अब वो पैरेलल रेखा दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो विभिन्न बिंदु कौन है? डी और ई। तो किसको सर? ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक ही बिंदु एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है? ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। हमें ये सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों का जो अनुपात होगा ना वो बराबर होगा, मतलब ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। तो चलिए रचना करते हैं। हम लोग रचना में क्या करेंगे? ठीक है, रचना में क्या करते हैं कि सी को डी से क्या करेंगे? जो मैं यहां कर रहा हूं वही चीज बस लिखना है, नया कोई चीज नहीं करना है बच्चों। ध्यान से देखिए, हमने डी को सी से मिलाया या सी को डी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। तो रचना किया क्या कि डी को ई से तथा बी को सॉरी डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। और क्या करेंगे? और यहां पे हम दो परपेंडिकुलर्स डालेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट ई से, ठीक है, पॉइंट ई से
ए बी पर, ठीक, एक लंब डाल देते हैं EM, ठीक, और डी से AC पर एक लंब डाल देते हैं EN, हम यहां से एक EN लंब डाल देते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, E से मिलाया तथा EM लंब DA और DN लंब किस पे डाला, AC पर डाला, ठीक है। हमें सिद्ध करने के लिए पहली चीजें हमको ये ध्यान देनी है कि ये थेल्स थ्योरम कहता क्या है, ठीक है। प्रमेय संख्या 6.1 है, थेल्स थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता का नियम है। ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, याद रखिए, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे उसको लिखिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो देखो पहले यहाँ पे जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हमको पिक्चर ड्रॉ करते जाना है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो कह रहे हैं एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज, जो हम मानेंगे वही चीज मुख्य प्रतिज्ञा में लिखेंगे, ठीक है, जो चीज हम मानेंगे उसी चीज को मुख्य प्रतिज्ञा में लिखेंगे। ये चीज को ध्यान देना, सारे थ्योरम्स में ये काम आएंगे, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें भुजा के समान, एक भुजा के समानांतर, मान लेते हैं BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दिया, एक क्या किए, एक रेखा खींच दी और DE, जो भुजाओं को, जो बाकी जो भुजाएं हैं, दो अन्य भुजाएं हैं AB और AC, इसे क्रमशः बिंदु D और E पर काटते हैं, D और E पर काटते हैं। मतलब अगर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। मतलब ये दो भुजाएं जो हैं, ये DE जो लाइन है इसको एक ही अनुपात में बांटेगी, मतलब AD बटा DB और AE बटा EC। इसके लिए हमें रचना करने की जरूरत हुई, क्या रचना करनी पड़ी कि B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, साथ में DN लंब AC पर डाला, DN लंब AC पर डाला और EM लंब AB पर डाला। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए, अब यहां पे हम लोग इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं, प्रमाण। अब बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही आधार पर, मान लेते हैं कि ये एक बेस है और इसी आधार पर अगर दो रेखाएं खींची जाएं, दो त्रिभुज बना हुआ हो इसी आधार पर, तो आपको पता है एक ही आधार पर समांतर भुजाओं के बीच बना हुआ जो त्रिभुज होता है उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा जब समांतर चतुर्भुज था। तो चलिए, तो लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। ऐसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर अगर दो ट्रायंगल को खींचा जाए तो इनका क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एरिया क्या होती है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो भाई कौन कौन के बराबर होगा क्षेत्रफल, किस किस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि ये DE किसी त्रिभुज का आधार है, तो ट्रायंगल ये वाला देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल कौन सा, DBE, कौन सा ट्रायंगल, DBE, ठीक है। ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल तो लिख लेते हैं, ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगल है आपका ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल है बच्चों, कौन सा, DCE या ECD कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, ECD या DEC कह सकते हो। हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC,
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ये दो त्रिभुज हो गए जिनके एरिया क्या है बराबर। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि इसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता का नियम। ये सारे एक ही हैं, सारे के अलग अलग नाम है लेकिन सब एक ही है। अब यहाँ पे इसका थ्योरम क्या करा था कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो कि आपको लिखा हुआ भी है। आप चाहे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन हम फिर से समझा देना चाहते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा में क्या करता है कि जो एक त्रिभुज कहा तो हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, जिसमें क्या कहा कि DE एक रेखा है जो भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। अब इसके लिए हमने रचना क्या किया, बिंदु B से B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, यही चीज लिखा हुआ है। D को C से और B को E से मिलाया और हमने क्या किया, EM लंब AB पर डाला, मतलब EM टेंजेंट AB पर डाले हमने, ठीक है। साथ में DN को AC पर हमने डाला। उसके बाद चूंकि हमको पता है कि एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के एरिया के बराबर होगा। क्योंकि आधार आपका DE है, दोनों का आधार क्या है, DE है, इसीलिए दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने क्या देखा कि एक ही दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हमने समीकरण 1 माना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं ADE और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, मतलब हम अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का एरिया निकालते हैं। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलो रख लेते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलो ये हमको मिला। अब रखते हैं 1/2। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिख रही है, उसे हम अलग बना लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कैसे, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा कर दे ऐसे, ये आपकी समांतर रेखा है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया पॉइंट E, D, A और B, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा गया, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ऐसे, ठीक है। और यहां से ये आपका परपेंडिकुलर डाला गया M। तो अगर हम देखें तो इस त्रिभुज को अगर आप देखो और ये पूरा ADE को देखें, ठीक है। अगर आप देखो, हम इसी को थोड़ा सा अगर इसको काट दें, ऐसे अगर बंद कर दो तो आपको दिख रहा होगा AEB या ABE त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको ABE त्रिभुज दिख रहा होगा, जिसमें आपको DBE त्रिभुज दिख रहा होगा और आपको दिख रहा होगा ADE त्रिभुज दिख रहा होगा, जिसपे लंब EM है। कोई दिक्कत? अब इसी से हम लोग इसको समझते हैं कैसे ये बनेगा। तो अगर हम देखें तो जिस पर लंब डाला जाता है बच्चों वही आधार होता है। तो यहाँ पर लंब डाला गया है इस वाले पर, तो अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसका आधार हो जाएगा DB और इसका आधार हो जाएगा AD, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADE का आधार क्या हो जाएगा, ये AD, क्या हो जाएगा, AD। लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा, EM, ऊंचाई क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। तो चलिए ऊंचाई डाल लेते हैं EM 1/2। अब दूसरे त्रिभुज को बात करें, कौन सा त्रिभुज, हमारे पास जो त्रिभुज है आपका ये, इस वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज DBE का, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो है ये आधार है आपका, ठीक है। DBE त्रिभुज का आधार कौन है, DB। तो हम यहां लगा देते हैं DB गुने, और इस त्रिभुज की भी ऊंचाई क्या है, EM, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से लंब डालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास इसकी भी आगे ऊंचाई, ठीक है, EM सॉरी। अब ये से ये कट गया और आपका EM से EM कट गया, तो हम लिख सकते हैं AD/DB।
ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या हो गया, AD बाई DB। नीरज कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं बच्चों। कोई दिक्कत ऐसा कहीं पे जो समझ में नहीं आया? हाँ, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। हम इसके आगे बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे वाले त्रिभुज के साथ भी करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे वाले त्रिभुज के साथ भी करेंगे, बस इसको थोड़ा बदल लेते हैं। अभी हम किस में चलेंगे, ADC में चलेंगे। ADC में जहां पे हमारे दो त्रिभुज मिल रहे हैं, ADE और DEC मिल रहे हैं, ADE और EDC मिल रहे हैं। ध्यान देंगे, हम जैसे पहले वाले त्रिभुज, पहले वाले जो इक्वेशन 2 के लिए हमने किया, वैसे ही दूसरे वाले के लिए करना है। बस अब दूसरे त्रिभुज को लेके चलना है। कौन सा? ADE तो रहेगा ही, लेकिन अब लेके चलना है DCE ट्रायंगल को लेके चलना है, या DEC ट्रायंगल को लेके चलना है, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको भी देखते हैं। बस इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं D, यहाँ पे E, यहाँ पे कर लेते हैं अपना A ही, और यहाँ पे C रख लेते हैं, और यहाँ पे A नब हो गया। तो अब अगर आप देखो तो अभी भी हमें वो सारे कंडीशन दिख रहे हैं जो पहले थे, बिल्कुल दिख रहे हैं ना। अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल दिख रहे हैं कि ADE का त्रिभुज का जो आधार है AE है, और इसकी ऊंचाई DN है। अब त्रिभुज आपको दिख रहा है DEC जिसके आधार EC है और ऊंचाई DN है। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो चलिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए 1/2, हमारे पास आधार कितना है, तो अगर हम ADE त्रिभुज की बात करें, ADE त्रिभुज की बात करें, तो आधार हमारे पास ये है, क्योंकि जिस पे लंब डाला जाता है वही आधार है। तो आधार क्या हो जाएगा, AE, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, DN, क्योंकि ये जो ADE का जो लंब होगा वो क्या होगा, DN बटा 1/2। अब देखो नीचे वाला जो त्रिभुज है हमारे पास DEC, ध्यान से देखते हैं, DEC त्रिभुज का अब लंब तो इसी पे डाला गया, इसका मतलब ये आधार है, इसका क्या है, EC आपका आधार हो गया, और इसकी भी ऊंचाई उसी तरह से क्या हो गई, बराबर, ये से एक कट गया और ये से एक कट गया, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, AE बटा EC। अतः हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बटा EC। अब बच्चों थोड़ा एक चीज गौर करो कि हमें यहां पे दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। क्या दिख रहा है, अगर आप गौर से देखो तो हमें दिया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो क्या हम लिख सकते हैं DEC की जगह DBE लिख सकते हैं ना? हाँ, तो लिख सकते हैं DEC की जगह हम DBC, क्योंकि हमारे पास DEC बराबर DBE भी है, तो हम लिख देते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, AE बटा EC। हमने बस केवल इसको चेंज किया बच्चों, हमने केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को DBE में चेंज किया है। क्यों चेंज किया है, समीकरण 1 से। कहां से लिए हैं इसको, समीकरण 1 से हमने लिया इसे, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब हमें बच्चों नीचे वाले इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो नीचे वाले इक्वेशन को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं अब क्या होगा। अब बच्चों देखो इक्वेशन 2 और 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 और 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 से। अगर इक्वेशन 3 और 2 को देखें तो यहां पे आप गौर से देखो तो आपको ADE, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला, थोड़ा गौर कीजिए, क्या ये दोनों बराबर है नीरज, क्या ये बराबर है, ये दोनों जो मैंने रेड से ब्रैकेट में किया है, क्या ये दोनों बराबर है, अब बिल्कुल दिख रहा है बराबर। तो जब बराबर है तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, नहीं तो टोटल इक्विवेलेंट AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC हो जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि
क्या होगा, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। चलिए, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, जो कि बच्चों हो गया प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्या किसी को समस्या है? अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करे और दोबारा देखे। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हमने हर एक छोटे पॉइंट्स को कोशिश किया है कि बारीकी से समझाए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखे और समझे स्टेप वाइज। मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूं कि ये हुआ कैसे। हमने एक बार बड़े वाले त्रिभुज ADE में चले, फिर DBE में चले। ठीक है, जिसका आधार क्या था? आधार इसका था DB और इसकी आधार क्या था? ADE की AD, जिसपे लंब EM था। ठीक है, जैसे इसको हमने किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसा आता है। भाई सबसे बड़ी तो समस्या ये, समझ तो लिए लेकिन क्वेश्चन आता कैसा है। तो अभी भी इससे पहले हमने मुख्य प्रतिज्ञा लिखा था, साधारण प्रतिज्ञा लिखे थे और सिद्ध करने के लिए लिखे थे। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि सिद्ध करे कि थेल्स प्रमेय क्या है। अब कह सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिख के सिद्ध करे। आपको ये कह सकता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आपको इसे भी सिद्ध करने को बोल सकता है सिद्ध करे। हो सकता है आपको कह दे, जो मैंने साधारण प्रतिज्ञा और जो सिद्ध करने को दिया उन दोनों को मिला के क्वेश्चन देते, कहेगा यदि ABC एक त्रिभुज है जिसके BC के समानांतर एक रेखा खींची गई DE, तो सिद्ध करे कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसे नोट कर ले और लिख ले। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल स्टडी कोच एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय के विलोम के साथ और अदर चैप्टर्स के साथ। धन्यवाद।